वेलकम टू फैमिली, गुड आफ्टरनून एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ा सा हम टाइम देते हैं व्यूअर्स को ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब 5 मिनट दें, थोड़ा सा व्यूअर्स ज्वाइन। अभी 4 हमारे पास लाइव वॉचर्स हैं। अच्छा। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं अभी। मेंटल हेल्थ की स्पेशलिटी का उनका NHS का यूके का एक्सपीरियंस है। तो आज हमने सेशन ऑर्गेनाइज कराया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया फैमिली के व्यूअर्स को, और ताकि हम बात कर सकें मेंटल हेल्थ की डिजीज रिकग्निशन के बारे में और अवेयरनेस के बारे में और उन सब चीज़ों की जिनकी ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एजुकेशन के हवाले से बेसिकली कि आप एजुकेट करें लोगों के साइन एंड सिम्टम्स को किस तरह से रिकग्नाइज कर सकते हैं और मैनेजमेंट किस तरह करेंगे और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। ज़रूरी नहीं है ट्रीटमेंट जो है मेडिसिन के थ्रू हो, बहुत सारे अदर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है मेंटल हेल्थ डिजीज के अंदर, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी माशाल्लाह हमारे पास व्यूअर्स ऑनलाइन जो है वो गैदर हो रहे हैं। रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स जो है हमें ज्वाइन कर सकें। एंड अपॉलॉजीज वन सेकेंड कि आप लोगों को एडवांस में नोटिस नहीं दिया और पोस्टर नहीं लगा, क्योंकि रात में डॉक्टर साहब से बात हुई थी और फिर सुबह उठ के जब उन्होंने कंफर्म किया कि आज मेरी भी अवेलेबिलिटी, तो डॉक्टर साहब ने एक्स्ट्रा वाली टाइम निकाले फैमिली व्यूअर्स के लिए। तो फिर हमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करके इस सेशन करना पड़ा। तो मैंने कहा चले संडे है आज, और संडे में जो है काफी ज्यादा लोग अवेलेबल होते हैं घरों पे, तो लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो इस वजह से एडवांस नोटिस नहीं है, उसके लिए माफरत चाहते हैं। तो व्यूअर्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, इंशाल्लाह व्यूअर्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम लोग अपने सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता रहे जब तक व्यूअर्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगेन आप लोग को रिमाइंड करा दूं कि क्वेश्चन आंसर सेशन है मेंटल हेल्थ डिजीज रिकग्निशन और अवेयरनेस के हवाले से। और आप लोगों को किसी किस्म की कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आवाज अगर ठीक आ रही है, सब लोगों को समझ में आ रही है, वीडियो सही आ रही है, तो प्लीज मैसेज कर दें मुझे, ताकि मुझे जो है यहाँ पर क्लियरिफिकेशन हो जाए कि हम लोग अपने सेशन का बाकायदा आगाज कर सकें। अगर सही भी आ रही है तो भी मैसेज करें ताकि मुझे यहाँ पर रिसीव हो जाए कि एवरीथिंग इज ओके। तो डॉक्टर साहब आप शुरू करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो और वेलकम। आज का मकसद यही था कि मेंटल हेल्थ के हवाले से जो है हम बात करें और उसके बारे में लोगों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो सके, और हम कोशिश करेंगे कि एक आम लैंग्वेज में बात की जाए अदर देन कि हम बहुत ज़्यादा मेडिकल वर्ड्स यूज़ करें और कॉम्प्लिकेटेड अल्फाज यूज़ करें जो लोगों को समझ में ना सके। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि सिंपल आम अल्फाज में बात की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आसान तरीके से, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। कि जैसे कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान में जो है मेंटल हेल्थ के बारे में, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में इतनी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। यहाँ तक कि बहुत से लोग जो वेल एजुकेटेड भी हैं, तालीम याफ्ता भी हैं, उनके दरमियान भी जो है मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मौजूद नहीं है, क्योंकि इसको एज ए रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है एज ए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या कोई बीमारी के तौर पर। क्योंकि जिस तरह के हम फिजिकल हेल्थ को रिकॉग्नाइज करते हैं कि जी हार्ट प्रॉब्लम हो गया है, डायबिटीज़ हो गया है या और दूसरे फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हम उनके ऊपर तवज्जो भी बहुत ज़्यादा देते हैं और उसके बारे में अवेयरनेस भी अब काफ़ी हो गई है लोगों को। लेकिन जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसके बारे में इतनी ज़्यादा अभी तक अवेयरनेस नहीं है। और हम यही समझते हैं कि भाई मेंटल हेल्थ ये कि जो किसी की बहुत ज़्यादा मसला हो गया, यानी जैसे कि कोई पागल हो गया तो भाई ये पागलों की फील्ड है। तो ऐसा नहीं है, मतलब इसे पागल होने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये नफ्सियाती मसाइल हैं जो कि किसी को भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, और जो कि मौजूद है हमारी कम्युनिटी के अंदर, पाकिस्तान में भी हर जगह पर, और हर लेवल के लोगों को हो सकते हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई अमीर है या बहुत ज़्यादा गरीब है या किसी उम्र से ताल्लुक हो कि कोई यंग है या बूढ़ा है तो उनको ज़्यादा होंगे, नहीं। इट्स नॉट एज रिलेटेड, इट कैन हैपन एट एनी स्टेज ऑफ द लाइफ, इट कैन हैपन इन एनी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, किसी लेवल पर भी हो सकता है। तो इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है हमको खुद भी महसूस नहीं होता है कि हमारे अंदर कोई नफ्सियाती मसला पैदा हो गया है, तो दूसरे लोगों को बाज़ दफ़ा महसूस हो जाता है कि हमको खुद महसूस नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कि या तो आपको खुद महसूस हो जाए या बाज़ दफ़ा बहुत से लोग पॉइंट आउट करते हैं चीज़ों को, तो उससे फिर अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होती हैं कि जिससे हम पहचान सकें कि दूसरे लोगों के अंदर कि वाकई कोई नफ्सियाती मसला है या ये नॉर्मल चीज़ है। डॉक्टर साहब साइकेट्री की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है साइकेट्री। तो जैसे अब आपने बताया कि आप मेंटल हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल के अंदर स्पेशलिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और माशाल्लाह से आपका ओवर डेकेड एक्सपीरियंस है यूके के NHS के हॉस्पिटल्स में। काफी सारे हॉस्पिटल्स में जो है ना आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं इतने सारे सालों के अंदर। तो
जाहिर है यहाँ पर मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल जो है वो काफी बड़े पैमाने के ऊपर हॉस्पिटल होते हैं और उनकी डिफरेंट वार्ड्स होती है। जैसे हम जनरल मेडिकल हॉस्पिटल जाते हैं उसमें वार्ड्स के एक्यूट मेडिकल वार्ड है या क्रॉनिक पेशेंट्स की वार्ड है या स्ट्रोक है या सीसी। तो स्पेशलिटीज कौन कौन सी होती है? अगर आप मोटा मोटा हाईलाइट कर, जाहिर है आप सारी चीजें घंटे में कवर नहीं कर सकते। मैं आपको मेन स्पेशलिटीज बता सकता हूँ कि जैसे साइकेट्री है, उसको एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर हम उसके देखें तो आप कई किताबें हैं बड़ी बड़ी, और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाए तो मतलब बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है उसके ऊपर। लेकिन मेनली जैसे साइकेट्री को अगर आप डिवाइड करना चाहें तो एज के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री है, यानी जिसमें आप बच्चों की और जो यंग लोग होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, जिसको चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री कहलाती है, जो कि इसकी एज लिमिट है अंटिल द एज ऑफ 18। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर 18 से लेके 65 तक आप डिवाइड कर सकते हैं कि जनरल एडल्ट साइकेट्री, कि जिसमें आप एडल्ट लोगों की जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में बात करते हैं और उनको उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और फिर आप ओल्ड एज साइकेट्री की बात करते हैं कि जो शुरू होती है 65 एंड ओवर द एज ऑफ 65 के, उनमें क्या क्या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आफ्टर दैट एज, उसमें डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे जनरल एडल्ट साइकेट्री है, उसको आप फर्दर कई स्पेशलिटीज में डिवाइड कर सकते हैं और मुख्तलिफ लेवल पर उसकी प्रैक्टिस होती है। मतलब जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है, उसके बाद उसमें ड्रग एंड अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए, मूड डिसऑर्डर्स हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी एंड फोबिक डिसऑर्डर्स हैं। तो बेशुमार साइकेट्री के प्रॉब्लम है जो प्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ लिहाज से। और फिर उसका एक सेटअप है यहाँ पर, मतलब यूके के अंदर जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड है मेंटल हेल्थ सिस्टम जो है। जबकि मैंने पाकिस्तान में भी जब काम किया था, और मेरे ख्याल से अभी भी जो है हमारे यहाँ साइकेट्रिक का जो मेंटल हेल्थ का जो सिस्टम है वो मेरे ख्याल में इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड अभी भी शायद नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ कम्युनिटी टीम्स होती हैं, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ टीम, जो कि कम्युनिटी में पेशेंट्स को आउट पेशेंट्स के अंदर जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो है। फिर उसके अलावा इन पेशेंट्स होता है, यानी जिन पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ जो है डिटेरियोरेट हो जाती है, उनको आपको दाखिल करना पड़ता है, ठीक है ना। फिर उसमें भी जनरल वार्ड होता है कि जो जनरल इन पेशेंट्स वार्ड हो गए, और फिर उसमें भी जो है फिर जो बहुत ज़्यादा शदीद हों उनके लिए फिर PQ का वर्ड यूज किया जाता है, यानी जैसे ICU होता है मेडिसिन में, इसमें PQ होता है, यानी साइकेट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। अच्छा, PICU। PICU। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें भी फिर जो है सिक्योरिटी के लेवल के हाई सिक्योरिटी लेवल और हाई, क्योंकि स्टाफ को हार्म भी हो सकता है उनसे। बिल्कुल, तो आपको उसी लेवल से वार्ड का सेटअप करना पड़ता है। और फिर इस तरह से जो है जिस टीम में मैं काम करता हूँ इसको कहते हैं क्राइसिस एंड होम ट्रीटमेंट टीम। ठीक है। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि यानी क्राइसिस, तो यानी वो लोग जो है कि जो उस वक्त एक मेंटल हेल्थ के क्राइसिस में हों और उनको सपोर्ट और ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। और होम ट्रीटमेंट टीम मींस कि आप लोगों को कोशिश करते हैं कि उनके घर पे ट्रीट किया जाए, कि उनके आप घर पर जाते हैं, घर पर ही उनको असेस करते हैं और उनको घर पर ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। आपके नर्सेज और डॉक्टर जो है कि रेगुलरली जो है उनके मेंटल हेल्थ को मॉनिटर करते हैं, रिस्क को मॉनिटर करते हैं कि वेदर इट्स all right to continue managing the patients in the community in their home environment, which is the preferred one at the moment. पोस्टमार्टम भी एक चीज होती है जो रखने आते हैं, वो किस कैटेगरी में? हाँ, पोस्टमार्टम जो है कि जैसे कि है कि जैसे औरतें हैं जैसे जो बहुत सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं कि जो चाइल्ड की डिलीवरी के बाद पैदा हो जाती हैं, मूड स्विंग्स वगैरह। हाँ, तो उसमें पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, पोस्टमार्टम साइकोसिस है। तो वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो खवातीन में डिलीवरी के बाद पैदा हो जाते हैं, तो उसको आप मैनेज करते हैं। तो उसके लिए भी एक अलग टीम है यहाँ पे, उसको कहते हैं पेरीनेटल साइकेट्री। पेरीनेटल साइकेट्री तो वो उन लोगों से डील करती है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी। अच्छा, तो उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। मोटा मोटा करें तो आपने मेंशन किया चाइल्ड एंड एडोलेसेंट की, लेकिन एडल्ट आपने मेंशन किया, ठीक है। उसके आपने PQ मेंशन किया है, साइकियाट्री ऑफ ICU, ठीक है, इन पेशेंट्स के लिए, ठीक है ना। फिर आपने मुझे होम ट्रीटमेंट मेंशन किया आपने, फिर आपने क्राइसिस टीम को मेंशन किया। अच्छा, क्राइसिस और PQ में क्या फर्क है? क्योंकि PQ है साइकियाट्री इंटेंसिव केयर यूनिट और क्राइसिस, तो व्यूअर्स को बताएं क्राइसिस का क्या मतलब है? हाँ, मतलब क्राइसिस तो यही है कि जैसे किसी भी बीमारी में हो सकता है, चाहे वो डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो आपको ये देखना होता है कि क्राइसिस को जो है कैसे मैनेज करना है, कि मतलब आपके उसमें कि मेंटल हेल्थ जो है उसका लेवल, नेचर एंड डिग्री और सीवियरिटी है मेंटल इलनेस की,
कि आप उसको कम्युनिटी में उस क्राइसिस को मैनेज कर सकते हैं या नहीं, इंक्लूडिंग द रिस्क। क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में जब सीवियर मेंटल इलनेस होती है तो उसमें कई रिलेटेड रिस्क भी होते हैं, मतलब कि रिस्क टू पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी पेशेंट को रिस्क अपने आप से, और रिस्क टू दी अदर्स, यानी कि दूसरों को तो उससे कोई रिस्क, सोसाइटी कितना रिस्क, सोसाइटी कितना रिस्क में है उसकी वजह से, दूसरे लोगों को कितना रिस्क है जो उसके साथ घर में रहते हैं या घर से बाहर जो है कम्युनिटी में दूसरे लोगों को कितना रिस्क है पेशेंट से ना। तो ये आपको सब असेस करना पड़ता है, तो तब आप उसको घर पे क्राइसिस एंड होम ट्रीटमेंट टीम की वजह से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रिस्क बहुत ज्यादा है तो फिर आपको उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और जो आपने PQ का जिक्र किया, PQ से मतलब है कि PICU यानी साइकेट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी उसमें जो है बहुत ही ज्यादा जो शदीद मेंटल इलनेस जिसकी डिटेरियोरेट हो जाती है कि, और जिसमें एग्रेशन भी शामिल होता है, और एग्रेशन कैन बी टुवर्ड्स सेल्फ एंड टुवर्ड्स द अदर्स। सॉरी फॉर इंटरप्शन डॉक्टर। व्यूअर्स जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह काफी बड़े ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको बताते चले कि ये सेशन जो हमारा है मेंटल हेल्थ डिजीज रिकग्निशन अवेयरनेस के हवाले से है, और इसमें हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की भी बात करेंगे। आपके अगर कोई क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से, आप जो लाइव पूछना चाह रहे हैं, या फार्मासिस्ट की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि ज्यादातर फैमिली के अंदर जो है फार्मिलियंस हैं, हमारे फार्मासिस्ट हैं, ओवरसीज अपना पाकिस्तान में दुनिया भर के फार्मासिस्ट, और वो लोग जो मेडिकल प्रोफेशन से या फार्मेसी प्रोफेशन से इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों ने भी फैमिली ज्वाइन किया हुआ है। तो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन डॉक्टर साहब जो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन आप लोगों के देख रहा हूँ, कमेंट्स देख रहा हूँ, और जो ज्वाइन कर रहे हैं मुझे और हम लोग को ये सेशन सुन रहे हैं, तो ये लाइव Q&A सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन मेंटल हेल्थ डिजीज अवेयरनेस के हवाले से। तो आप लोगों के कोई अतीत खारिफ दोस्त यार कोई भी अहबाब किसी भी सिम्टम्स से गुजर रहे हैं तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सिम्टम्स के ऊपर जब बात करेंगे तो डिफरेंस क्रिएट करके कि बेसिकली एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, साइकोसिस क्या होती है, और दूसरी तरह की जो इलनेस, जाहिर है हम सारी चीजें 1 घंटे में कवर नहीं कर सकते। अभी सिर्फ हमने बात की है कि कौन कौन सी स्पेशलिटी होती है जो हॉस्पिटल के अंदर इनको ट्रीट किया जाता है यहाँ पर, और काफी रेकग्नाइज प्रोफेशन है। तो डॉक्टर हमारी सोसाइटी के अंदर इस प्रोफेशन को ना एक तो पहले रेकग्नाइज नहीं किया जाता, सही ना, दबाया जाता। अभी आपने बात की पोस्टमार्टम की, प्रेगनेंसी के बाद, तो अब जाहिर है औरतों को ये भी सुनने को मिलता होगा, यार तुम क्या लेके बैठी हुई हो, दुनिया में लोगों के बच्चे होते हैं, हमारे भी बच्चे हुए थे। तो मतलब अब वो इस चीज को रेकग्नाइज नहीं कर रहे, इसको दबा रहे चीजों को ना, तो इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप मोटे मोटे जो है ना 2 या 3 चीजों के ऊपर आप बात कर सकें छोटी, तो हम उसको थोड़ी सी गाइडेंस भी दे सकें। तो मतलब जैसे कि अब्दुल ने कहा कि ये सेशन बेसिकली जो है इसका मकसद ये आम लोगों के लिए, कोई प्रोफेशनल्स के लिए हम नहीं कर रहे कि जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, तो ये हम आम पब्लिक के लिए कर रहे हैं। बेसिकली इसका मकसद ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है ना, तो इसका मकसद यही है। और दूसरा हम इसको कोशिश करेंगे कि आम अल्फाज में, आम लैंग्वेज में बात करें ताकि इसको समझने में भी आसानी हो, ना कि कॉम्प्लिकेटेड हम वर्ड यूज करें ताकि लोगों को समझ में नहीं आए। हाँ, तो हम कोशिश करें कि आम अल्फाज में सिंपल वर्ड्स में बात करें ताकि आराम से सब लोग समझ सकें। कि जैसे अब्दुल रहमान ने कहा कि अवेयरनेस नहीं है, और इसको साइकेट्री में भी हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स जो कि है मेंटल हेल्थ में रिलेटेड हैं और इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि कल्चरल फैक्टर्स, स्पिरिचुअल फैक्टर्स एंड रिलीजियस फैक्टर्स, ठीक है ना। तो बाज दफा हमारे जैसे कि हमारे अपना अलग कल्चर है, हमारा एक सेटअप है, रिलीजन है, हर जगह का है, चाहे आप यूरोप में ले लें या अपने एशिया में ले लें, तो वहाँ का कल्चरल बहुत डिफरेंस है। बहुत सी चीजें जो हमारे कल्चर में नॉर्मल समझी जाती हैं वो यहाँ पे नॉर्मल नहीं होती हैं, और जो चीजें यहाँ पर नॉर्मल समझी जाती हैं वो हमारे कल्चर और हमारे सेटअप में वो नॉर्मल नहीं कंसीडर की जाती हैं। तो कल्चर का बहुत रिलेटेड इसमें रोल होता है। इसी तरह रिलीजन है, रिलीजन का भी बहुत रोल है। जैसे स्पिरिचुअल है, वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, तो दे आल्सो कैन प्ले अ लॉट ऑफ पार्ट इन द डेवलपमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर एंड ट्रीटिंग देम एंड मैनेजिंग देम। तो जैसे कि अब्दुल रहमान ने कहा कि बहुत सारे मसाइल हैं, कि जैसे इन्होंने पोस्टमार्टम का जिक्र किया है कि जैसे डिलीवरी के बाद जो है बहुत सारे नफसियाती मसाइल पैदा हो सकते हैं वुमेन्स के अंदर, जिसको साइकेट्री में कहा जाता है कि पोस्टमार्टम डिसऑर्डर्स, जिसके लिए एक टीम होती है पेरिनेटल टीम खासतौर से, कि वो इन लोगों से डील करती है उनके मसाइल से, कि उनको किस तरह से असेस करना है, मैनेज करना है। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि अब देखिए मेंटल हेल्थ का हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर उसका क्या इफेक्ट है, क्योंकि अब आपने पोस्टमार्टम की बात की, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के जो खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं शुरू के फर्स्ट फ्यू मंथ्स में उनके मूड्स बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं। तो ये भी जाहिर है इनके सिम्टम्स जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हैं वो मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स हैं, एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन, तो उसको हम कैसे देखते हैं? तो मतलब जिस्म के अंदर जो है बहुत सारी चेंजेस होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होती हैं। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी बॉडी का फंक्शन टोटल चेंज हो जाता है, कि जैसे आपका हार्ट वर्किंग है, किडनी वर्क है, आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है, मतलब बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं आपके जिस्म के अंदर, और हार्मोनल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी।
डिलीवरी टाइम एंड आफ्टर डिलीवरी जो है, एंड दैट कैन प्ले अ रोल इन दी मेंटल हेल्थ इलनेस प्रेजेंटेशन के अंदर जो है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम कभी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जैसे और बहुत सारे हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे लोग प्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये कल्चरल है और रिलीजियस भी है कि जैसे बहुत सारी चीज़ों को हम मिक्सअप कर लेते हैं, सही से लेते नहीं है। कि जैसे कि खुद मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि जी इसको कोई किसी ने जादू कर दिया या साया हो गया, या जिन के कंट्रोल में है। तो मतलब बहुत दफ़ा उससे भी हम लोग इसको मिक्सअप कर देते हैं। अच्छा। और मेंटल हेल्थ को हम बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं कर सकते कि भाई ये मसला हो सकता है मेंटल हेल्थ की वजह से हो। तो हम लोग यही कहते हैं कि नहीं ये तो जिन ने कंट्रोल किया हुआ है इस बंदे को, या इसको साया हो गया, रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि मेंटल कोई डिजीज है। हाँ, तो हम ये कहते हैं हो नहीं सकती। हाँ, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो किसी ने भाई कुछ कर दिया है या वो हो गया है। तो हम बिल्कुल इस बारे में सोचते ही नहीं है, और बहुत से लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि ये नहीं जी ये तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो किसी ने जादू कर दिया है या कंट्रोल कर दिया है किसी ने जो है। तो हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमारा एक ऐसा एक सेटअप है, बिलीव्स हैं हमारे, मतलब इससे इनकार नहीं है इन चीज़ों से। लेकिन ये है कि हमको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि भाई मेंटल हेल्थ भी है तो उस तरफ भी सोचना चाहिए। तो मेंटल हेल्थ में जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमने बात की कि मेंटल हेल्थ के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। जैसे बड़े बड़े मैं डिसऑर्डर्स के नाम आपको बता दूं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन हैं, जैसे कि जो हम लोग अपनी जनरल प्रैक्टिस में जो है हम रोज़मर्रा में देखते हैं, मैं उन मेन मेंटल डिसऑर्डर्स का जो मैं आपको बता दूं, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है ना। फिर उनकी अलग टाइप्स भी हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हाँ, मतलब फिर उनकी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। तो मेन हेडिंग्स में जैसे अगर हम बात करें, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, फिर उसके बाद मूड डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है ना। मूड डिसऑर्डर्स में बहुत सारे फिर आगे फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है। फिर इसी तरह साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, फिर उसकी अलग क्लासिफिकेशन आ जाती है। फिर उसके बाद पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। फिर बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं कि रिलेटेड टू अल्कोहल एंड ड्रग्स मिसयूज, ठीक है ना। फिर ड्रग्स बहुत सारी हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हम ओपन बात कर रहे हैं, लाइव सेशन है, पाकिस्तान के अंदर कैनबिस बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, और चरस जो है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन है। तो अभी जाहिर है इसके इम्पैक्ट भी होते होंगे सोसाइटी के अंदर भी, और मेंटल हेल्थ के भी इम्पैक्ट है इसके, एडिक्शन के अलावा। हाँ, मतलब बहुत सारे हैं कि मतलब ये आपके बहुत सारे मतलब आपके पूरी टोटल लाइफ को ही अफेक्ट कर सकता है। मतलब आपकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है, आपकी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। जैसे अल्कोहल है और ड्रग्स हैं, मतलब ये आपके फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है और मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। फिर उसके अलावा आपकी जो सोशल लाइफ है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, उसके ऊपर भी अफेक्ट कर सकती है। तो ये हमको इसको एक बहुत बड़े वसी दायरे में देखना चाहिए कि इसके इफेक्ट्स जो है बहुत सारे हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अगर हम तीन चीजों की आज बात करें, तीन चीजें जो है कि वेरी कॉमन है, जाहिर है हम सारी पूरे आप मेंटल तो बहुत बड़ी फील्ड है और बहुत बड़ी है प्रैक्टिस की, हम 1 घंटे में इसको सवाल ही पता नहीं कि उसकी एक चीज भी कवर कर लें, लेकिन थोड़ी सी रोशनी डालते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन और साइकोसिस के ऊपर। तो अगर आप उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें, और उसके बाद फिर हम देखेंगे हम एंजाइटी और डिप्रेशन मतलब क्या फर्क है, और फिर साइकोसिस क्या अलग है, इनसे डिफरेंस क्या है लोगों के। तो थोड़ा सा तो आज जैसे कि हम, क्योंकि बहुत एक टॉपिक ही इतना बड़ा है कि इस पे आप घंटों बात कर सकते हैं, इसको पॉसिबल ही नहीं है कि आप 1 घंटे के अंदर तीनों चीजों को कवर करके आप उसके ऊपर बात कर सकें, क्योंकि एक टॉपिक इतना बड़ा है कि उसके अंदर फिर सब टाइप्स हैं, तो उसके ऊपर ही बात करें तो काफी टाइम लग सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको मुख्तसर बात किया जाए और उसकी मेन बातें की जाए और एक आम लैंग्वेज में बात की जाए अगेन, ताकि हर आदमी समझ सके। मतलब जैसे कि हम बात करें एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, फिर एंजाइटी डिसऑर्डर, फिर मूड डिसऑर्डर्स और फिर साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के ऊपर अगर आप बात करें तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी कई किस्म के होते हैं। अगर हम उसको मेन अगर मैं आपको चंद बता दूं कि जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं। मेनली जो है जैसे आप देख लें, एक जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहलाता है, ठीक है। फिर पैनिक डिसऑर्डर कहलाता है। फिर फोबियाज हैं, जैसे कि फोबिया, सबसे पहले तो जैसे कि एंजाइटी है क्या बेसिकली ना, एंजाइटी जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है ना। तो एंजाइटी जो है एक नॉर्मल चीज है जो नॉर्मल आदमी को भी हो सकती है, लेकिन जब ये बहुत एंजाइटी क्या है कि फीलिंग ऑफ अनईज, जैसे मैं अपनी फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस की बात बताऊं और फियर। अब जैसे फार्मेसी पैसे थोड़ा सा रिलेट करता हूं उससे, एज ए फार्मासिस्ट हमें बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस आते हैं शॉर्ट टर्म यूज ऑफ डायजेपाम, बेंजोडायजेपिन है, ठीक है। और वो क्यों होते हैं, उस पे जो प्रिस्क्राइबर है उसकी जनरल प्रैक्टिस
जो जीपीज हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि टेक 2 टैबलेट्स या 1 टैबलेट बिफोर द फ्लाइट। तो लोगों को इससे फ्लाइंग से एंजाइटी हो रही है। हाँ बिल्कुल है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? मतलब ये फोबिया में आएगा ये? स्पेसिफिक फोबियाज में आ सकता है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, कि जैसे बहुत से लोगों को फियर होता है, मतलब वैसे एंजाइटी ये है, एंजाइटी क्या है कि इट्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग एट अनईज, यानी पेशेंट जो है कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो एक नॉर्मल फीलिंग भी है एंजाइटी, जो एक नॉर्मल प्रोसेस भी है। लेकिन अगर ये प्रोसेस जो है एंजाइटी जो है बहुत ज्यादा हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, सीवियर हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए, प्रोलॉन्ग हो जाए, तो ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि इट कैन अफेक्ट योर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, इट कैन अफेक्ट योर फंक्शनिंग लेवल। तो फिर ये डिसऑर्डर बन जाता है। ठीक है ना? मैं साहब को जानता हूँ, वो वजू जो है ना 1 घंटे में करते हैं। हाँ। क्योंकि वो वजू करेंगे और वजू के आधे रास्ते तक पहुंचेंगे, तो हाथ धोने टाइम मसाज करना बाकी है, फिर वो दोबारा से स्टार्ट कर देंगे, रीस्टार्ट जीरो से। हाँ। तो वो और रिपीटेड जब तक वो मेरे ख्याल से घंटे में उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है जब हाँ। तो आप ये किस सेंस, मतलब ये हम वो चीजें जो हम नॉर्मली देखते हैं अपने आसपास के लोगों हाँ, में, मतलब अब अगर उनको देखा जाए, जैसे आपने बताया कि क्यों हो जाता है, अब उसकी पता नहीं उनके क्या बैकग्राउंड है उसका, कि उनकी थॉट प्रोसेस क्या क्या है। सोच चल रही है, कि एंजाइटी की वजह से हो रहा है, या फिर बाज दफा ओसीडी, जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, कि जिसमें रिपीटेड हो जाता है, बंदा अच्छा। रिपीटेड चीजें कर सकता है ना, ऑब्सेसिव एंड कंपल्शंस। हम्म। ठीक है ना, हो सकता है उसकी वजह से कि वो ऑब्सेस्ड हो, तो हो सकता है उसकी वजह से कर सकते हो। ओसीडी की आप जो है ना 2-3 एग्जांपल दें थोड़ी सी। मतलब जैसे फर्ज करें कि सिंपल एग्जांपल, जो कॉमन एग्जांपल है कि कोई बार बार हाथ धोना फॉर एग्जांपल ठीक है। है। बाज लोग फील करते हैं कि जी मेरे हाथ जो हैं कहीं उसमें जरासीम लग गए हैं, या ठीक है ना, कॉन्टामिनेटेड हो गए हैं। तो वो लोग जो है वो फिर उन मतलब इट्स प्रोसेस लाइक ऑब्सेसिव, यानी ऑब्सेशंस इसके पार्ट्स हैं। एक ऑब्सेशन पार्ट है और एक कंपल्शन पार्ट है। ठीक है ना, ऑब्सेशन है बेसिकली जो रिलेटेड होता है थॉट्स के ऊपर। ठीक है ना, कि थॉट्स हैं, मतलब क्या होती है कि उसमें यू हैव रिकरेंट रिपीटेड थॉट्स होती हैं। ठीक है ना, कि बंदे को रिपीटेड थॉट्स आ रही हैं जो उसकी अपनी होती हैं, रिपीटेड होती हैं, इंट्रूसिव होती हैं, और वो उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहा है कि लेकिन कि इसको मैं रोक लूं, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं होती हैं वो थॉट्स जो हैं, और फिर दे लीड टू कंपल्शन, यानी एक्ट्स। है ना, कि भाई कंटामिनेशन हो गया, अभी मेरे हाथ पे कोई जर्म्स वगैरह जाहिर है ये चीजें कोविड पोस्ट कोविड चीजें भी हो रही होंगी लोगों को। हाँ, तो खास तौर से वो है, लेकिन हम उसको एक नॉर्मल से और डिसऑर्डर से उसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। ठीक है, कि वो किस हद तक हो रहा है। अच्छा, ये भी एंजाइटी का हिस्सा है। एंजाइटी इसकी वजह से भी प्रोवोक हो सकती है, लेकिन ये कि बैकग्राउंड आपका जो डिसऑर्डर होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, ओसीडी हो जाएगा, लेकिन इट कैन कॉज एंजाइटी। अच्छा, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि वो ओसीडी कर रहा है, तो उसको या तो लोगों ने बोला है कि तुम बार बार हाथ धो रहे हो, तो उस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको उसकी एंजाइटी भी हो रही है। हाँ। यार ये मुझे क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों, बिल्कुल। मैं बार बार रिपीटेड वही एक्शंस करे जा रहा है। अच्छा, तो जैसे कि हम एंजाइटी के ऊपर बात कर रहे थे ना, कि एंजाइटी क्या होती है, कि फीलिंग ऑफ अनईज एंड इट्स अ वरी और फियर अबाउट समथिंग। ठीक है ना, और किसी भी चीज के बारे में वरीड हो बहुत ज्यादा, या किसी चीज का फियर हो, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि इट कैन बी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, कि किसी भी चीज की एंजाइटी, यानी कोई भी चीज एंजाइटी पैदा कर देगी। स्पेसिफिक भी होता है इसके अंदर। हाँ, फिर इसमें स्पेसिफिक हो गया, जैसे फोबियाज हो गए। ठीक है ना, पैनिक डिसऑर्डर है, और आपका जैसे स्पेसिफिक फोबियाज हैं, जैसे कि किसी को स्पाइडर का फोबिया है, हाइड्रोफोबिया है, और या हाइट्स का फोबिया है। अच्छा, एक्रोफोबिक है, हाइट्स पर चले गए तो उसको हाइट से डर लगता है, तो उसको उसका फोबिया है। किसी को जो है आपका ब्लड का फोबिया है, कि वो खून देखते हैं तो उनको एक घबराहट सी इतनी शुरू हो जाती है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो देख नहीं सकते सर्टेन चीजें। ये सब एंजाइटी। या किसी को सोशल एंजाइटी होती है, एग्रोफोबिया एक टर्म है। ठीक है ना, कि किसी ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशंस में हो कि जैसे उनको डिफिकल्टी होती है कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनको डर लगता है बाहर जाते हुए कि वो बाहर निकलते हैं, या खास तौर से ऐसी प्लेसेस में कि जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हो, हजूम हो, क्राउडेड प्लेसेस, जैसे मार्केट्स हैं, है ना, कि वहाँ बहुत ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं, तो वो उसको उससे एक एंजाइटी सी डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, ठीक है ना, उसको एग्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह सोशल एंजाइटी है, ठीक है, कि लोग जो है वो सोशल गैदरिंग्स में, जैसे सोशल गैदरिंग्स कहीं पर होती है तो वो अवॉइड करते हैं ऐसी जगह जाने से, जो है क्योंकि उनको वहाँ पर जो है एंजाइटी महसूस होती है, कि वो घबराहट का शिकार होने लग जाते हैं।
फिर इसमें पैनिक डिसऑर्डर भी आ जाता है। उसको पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, उसको पैनिक अटैक्स होते हैं बंदे को, यानी ऐसे अटैक्स होते हैं कि उसमें सडनली उसको जो है एंजाइटी का अटैक होता है, और जो कि वेरिएबल टाइम तक रह सकता है, जो चंद सेकंड भी रह सकता है, चंद मिनट तक भी रह सकता है, काफ़ी देर उससे ज़्यादा भी रह सकता है। तो और उसके में क्या होता है कि उसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं और फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये पैनिक अटैक है, ठीक है ना। तो मतलब ये तो आपने मेंशन किया एंजाइटी के अंदर जनरलाइज्ड डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी उसके बाद डिसऑर्डर, स्पेसिफिक मेंशन किया स्पेसिफिक फोबियाज हैं, और सोशल एंजाइटी सोशल है, एंजाइटी, ये सब एग्रोफोबिया एंजाइटी है, फिर तो आपने सेपरेशन एंजाइटी है। सेपरेशन बच्चों में जो होती है सेपरेशन एंजाइटी, अच्छा मतलब डिवोर्स के बाद नहीं, सेपरेशन एंजाइटी ऑफ चाइल्डहुड, अच्छा यानी जैसे बच्चा जो होता है वो किसी के साथ अटैच होता है ना, ठीक है तो बच्चे में अटैचमेंट डेवलप हो जाती अच्छा है। अच्छा दादा से अटैचमेंट हो गई है हाँ, वाल अपनी हाँ। मदर से अटैच है, फादर से अटैच है, तो वो अटैचमेंट हो जाती है। तो जब उनको उनसे दूर किया जाता है या वो जाना शुरू करते हैं उनसे दूर, तो वो एकदम पैनिक और एंजाइटी महसूस करते हैं, रोना शुरू कर देंगे, मुख्तलिफ बिहेव करना शुरू कर अच्छा देंगे। अच्छा 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 हाँ, तो उसको मुख्तलिफ तरीके में वो प्रेजेंट कर सकता है। अच्छा फिर अब आप डिप्रेशन की अगर बात करें तो हाँ, डिप्रेशन कैसे डिफाइन मतलब डिप्रेशन जो है ये तो एक मूड डिसऑर्डर है, ठीक है ठीक ना। है। अब मूड डिसऑर्डर्स बहुत सारे टाइप्स के हैं, मतलब उसमें मैं चंद जो इम्पोर्टेंट हैं जो हमारे पास आते हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ। कि जैसे मूड डिसऑर्डर्स में हमारे पास है, बहुत कॉमन जो है हमारे पास है डिप्रेशन, मतलब ये बहुत कॉमन है। डिप्रेशन जो है पाकिस्तान में भी है, और यहाँ यूके में और यूरोप में और अमेरिका में भी डिप्रेशन जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मूड डिसऑर्डर्स है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे मूड डिसऑर्डर्स में आप देखें तो एक डिस्थाइमिया है, जो कि कांस्टेंट प्रोलॉन्ग्ड लो लेवल ऑफ जो है लो मूड है, ठीक है ना। अच्छा फिर उसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर आ जाता है, ठीक है ना। बाइपोलर डिसऑर्डर यहाँ काफ़ी कॉमन ये होता तो है। ये बाइपोलर डिप्रेशन का हिस्सा है नहीं, डिप्रेशन जो है अगर खाली डिप्रेशन प्रेजेंट कर रहा है जी तो वो एक अलग है, वो डिप्रेशन है, ठीक है ना। उसमें खाली डिप्रेशन ही होगा। बाइपोलर जो है ये अलग डिसऑर्डर है मूड अच्छा डिसऑर्डर तो अब हम जो जैसे बात करें तीन को हम अगर क्लासिफाई करें एंजाइटी डिप्रेशन और साइकोसिस तो बाइपोलर इनसे हटके है हाँ, बाइपोलर जो है ये मूड डिसऑर्डर है। अच्छा ठीक अच्छा है ना? डिप्रेशन में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग आई भी रहा कि डिप्रेशन जैसे वर्ड्स का लगता है डिप्रेशन मतलब डिप्रेस्ड होने से निकल रहा है हाँ। तो क्या ये सही है हाँ, मतलब इसमें जो है कि ये मूड डिसऑर्डर है, जैसे कि हमने पहले कहा कि इसमें आपका मूड जो है वो काफ़ी लो हो जाता है, ठीक है। ठीक है ना। तो इसकी जो सिम्टम्स है, अलामात हैं कि इसमें एक तो जो भी शख्स है जिसको डिप्रेशन है उसका मूड जो है वो बहुत लो होगा, वो बहुत लो फील करेगा अपने अंदर जो है ना। कि उसमें क्या सिम्टम्स होंगी कि उसमें जो है वो एनर्जी नहीं फील करेगा, ठीक है वो फील करेगा हमेशा, उसको एक फील होगी टायर्डनेस सी, कि थकन सी हर वक्त एक थका हुआ महसूस करेगा अपने आप को, टायर्डनेस सी फील करेगा, और उसके अंदर एक एनर्जी की फीलिंग नहीं आएगी। उसके अंदर फील करेगा कि भाई मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके अलावा उसमें जो है मोटिवेशन कम हो जाएगी, कि उसकी मोटिवेशन जो है किसी भी काम को शुरू करना और उसको ख़त्म करना, उसका मोटिवेशन कम हो जाएगा। फिर उसके अलावा है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ प्लेजर, यानी उसको आमतौर से जो वो एक्टिविटीज़ करता रहता है डेली में, ठीक है ना, जैसे काम पे जाना, जॉब पे जाना, लोगों से मिलना, कोई खेलना, वॉक पे जाना, जिम जाना, तो जो भी जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं डेली, तो वो डेली एक्टिविटीज़ में उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अच्छा और फिर जो ये भी शो करेगा कि बहुत से लोग ना दिन भर सो रहे हैं रात भर सो रहे हैं हाँ, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मैं लंदन में रहा हूँ तो मतलब मेरे काफी लोगों के साथ उठना बैठना हुआ है तो मतलब कोई अगर स्ट्रेस है किसी वजह से किसको जॉब नहीं मिल रही है क्या है तो वो दिन भर सो रहे हैं रात भर सो रहे हैं तो मतलब हाँ। ये किस चीज के अंदर आता है कि वो मतलब हाँ। जाहिर है वो वैसे बंदे ऐसे नहीं थे कि वो हर वक्त सोते रहे What do you think? लेकिन अब ये है कि मतलब खाली डिप्रेशन के लिए खाली सोने के ऊपर हम बेस नहीं कर सकते, अच्छा। ठीक है ना। मतलब कि अगर कोई खाली सोए जा रहा है आदमी, तो खाली हम उसको ही नहीं कहते कि भाई डिप्रेसिव हो गया है, तो इस वजह से मतलब खाली एक सिम्टम नहीं है। मतलब डिप्रेशन जो है इसको डायग्नोस करने के लिए आपको, जैसे अमेरिका में वो लोग यूज़ करते हैं DSM, मतलब चाहे कोई भी मेंटल हेल्थ जो डिसऑर्डर है उसको आप जब डायग्नोस करते हैं ना, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है ना, कि भाई क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, उसका क्राइटेरिया मीट करता है, तब आप कह सकते हैं कि हाँ कि कितने अरसे से मौजूद है, उसकी क्या सिवियरिटी लेवल क्या है।
तो तब आप उसको मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं, ठीक है ना। और उसके लिए आप डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज यूज करते हैं डायग्नोस करने के लिए, ठीक है ना। और उसमें फिर वो अलामात होती हैं कि अलामात हैं और कितने अरसे से मौजूद हैं। तो जैसे अमेरिका में वो लोग यूज करते हैं अब DSM-5 आ गया, पहले DSM-4 था, DSM-5 आ गया, जिसको कहते हैं DSM डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक्स मैनुअल ऑफ डिजीजेस जो है। DSM क्लासिक उसमें यूज करते हैं अमेरिका में, और यूके में जो इंग्लैंड में हम यूज करते हैं वो ICD-10 क्राइटेरिया यूज करते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन इंटरनेशनल है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी जी। और ये क्वेश्चन मेरे से रिलेटेड भी है अच्छा। और ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो व्यूअर्स आप लोग एंजॉय करेंगे। जिन लोगों ने मुझे हमें लेट ज्वाइन किया उनको बताते चले कि ये मेंटल हेल्थ डिजीज अवेयरनेस और रिकग्निशन का सेशन है और इसमें आपसे हम क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं लाइव। तो आपके पास कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेंटल हेल्थ स्पेशलिटी है, एक्सपर्ट अपनी फील्ड के, ओवर डेकेड एक्सपीरियंस है, यहाँ पर काफी सारे NHS के हॉस्पिटल में इंग्लैंड में काम किया है। क्वेश्चन ये है कि हाउ एंजाइटी इज एसोसिएटेड विद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। हाँ, बहुत अच्छा सवाल। तो आप और किस तरह उसको देखते हैं कि किस तरह रिलेटेड और किस तरह ट्रीटमेंट है? बिल्कुल है, नहीं मैंने बहुत अच्छी बात पूछी है कि गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। मतलब जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एंजाइटी जो है ना, ये प्रेजेंट करती है दो तरह से सिम्टम्स होती हैं इसकी। एक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है और एक फिजिकल सिम्टम्स है, ठीक है ना। तो जो फिजिकल सिम्टम्स होती हैं वो किसी भी सिस्टम को अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हो गया, आपका रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह किसी भी सिस्टम को एंजाइटी अफेक्ट कर सकती है और उसकी सिम्टम्स आती हैं। तो जैसे कि इन्होंने बोला कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या है, कैसे अफेक्ट कर सकती हैं, कि जैसे बाज़ दफ़ा बंदों को फीलिंग होता है कि उनके स्टमक में जैसे कोई चीज़ है, लाइक ए चर्निंग फीलिंग इन द स्टमक, ठीक है। तो नोजिया फील हो सकता है, चेस्ट स्टमक पेन होगा कि स्टमक चल रहा है, डायरिया हो रहा है, ठीक है ना। तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ सकती है उसकी। अच्छा, ये मेडिकली किस तरह से रिलेटेड है कि आपके जो है ये मतलब क्योंकि आप बेसिकली सारे के सारे जो मैसेजेस है बॉडी के अंदर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलते हैं। अब इसी तरह से एक और सिम्टम्स ये है कि अक्सर लोग जो किसी चीज के अंदर पैनिक करते हैं जल्दी कंक्लूसिव हो जाते हैं किसी चीज के मामले में। मतलब देख रहे हैं कि क्या नाम है, मतलब पैनिक की सूरत हाल में उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, वो सांस लेना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, ऐसे कि सांस रुक रही है। तो ये भी रिलेटेड है मेंटल हेल्थ से। तो ये मतलब किस तरह से ये रिलेटेड है ये सारी चीजें? हाँ, मतलब जैसे कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में क्या होगा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी। बिल्कुल सही है। मतलब उनका सांस फूलने लगेगा, बात नहीं कर सकते सही तरह से, तेजी से सांस लेने लग जाते हैं ना, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। और उसके साथ साथ बहुत से लोगों को कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स भी होती हैं, यानी उनका हार्ट रेट बहुत तेज हो जाता है, यानी दिल जो है वो बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं टेकीकार्डिया, इंक्रीज्ड हार्ट रेट। उसके अलावा क्या होता है कि पर्सन जो है वो समटाइम्स जो है दे आर अवेयर ऑफ देयर हार्ट फीलिंग्स, के हार्ट जो है वो तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है और उसकी अवेयरनेस भी हो जाती है पेशेंट को, कि उसको फील होता है, जिसको पाल्पिटेशंस कहते हैं, ठीक है ना, वो भी हो जाता है। और बाद दफा बंदे को टाइटनेस हो जाती है चेस्ट के अंदर, क्योंकि आपके मसल्स भी इफेक्ट होते हैं एंजाइटी में, तो टाइटनेस होती है। तो जब चेस्ट के मसल्स जो टाइट होते हैं, हार्ट रेट भी तेज होता है, तो उनको ये फील होता है, बाज़ दफ़ा आपने शायद देखा होगा कि बंदे को फील ऐसा होता है कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। हाँ, तो वो अक्सर यहाँ पे हमने देखा है कि वो लोग एम्बुलेंस भी कॉल कर लेंगे, 999 डायल करेंगे और कहेंगे कि आई एम हैविंग चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो रही है, मेरा हार्ट भी पाल्पिटेशन हो रहा है, हार्ट रेट भी बहुत तेज हो गया है, आई कांट ब्रीथ। तो वो समझते हैं कि उनको हार्ट अटैक हो गया है। तो जब वो आते हैं, उनको चेक करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो उनको पता चलता है कि भाई ये और ECG नॉर्मल आ रहा होता है, तो उनका सिवाय टैकीकार्डिया की और कोई फाइंडिंग्स नहीं होती हैं कि जो हमारा हार्ट अटैक में आती हैं, तो वो फाइंडिंग्स ECG में नहीं आती हैं। तो उनको फिर बताया जाता है कि भाई नहीं, ये हार्ट अटैक नहीं है, बेसिकली इट्स एन अटैक ऑफ एंजाइटी, ठीक है ना, कि एंजाइटी का अटैक हुआ है और उसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रही हैं आपको, ठीक है ना। क्योंकि हमने जैसे कहा कि इसकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, और जब एंजाइटी है या डिप्रेशन है और जो साइकोसिस है, उसमें होता ही है कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स और बहुत सारे केमिकल्स जो हमारे बॉडी में और ब्रेन के अंदर होते हैं, ये उसको इफेक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो उनसे बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, फिर वो बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं और उसकी वजह से जो है फिर ये
जो सिम्टम्स होते हैं जो महसूस भी होते हैं और नजर भी आ जाते हैं बाज़ दफ़ा, जैसे जो नजर आने वाले सिम्टम्स हैं आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, टेकिपनिया है कि बहुत तेजी से सांस ले रहा है बंदा, और शेकिंग बाद लोगों को आप देते हैं जब बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है तो हाथ पांव कांपने लगते हैं, जैसे हम मुहावरा यूज करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि वो शेक भी कर रहे होते हैं ऐसे, उनकी टांगे भी हिल रही होती हैं ऐसे ऐसे, हाथ भी शेक कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जब पैनिक होता है, जब पैनिक मोड में होते हैं, पैनिक अटैक होता है, तो आप देख भी सकते हैं बाद दफा सिम्टम्स को। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग सिम्टम्स भी हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को ना, कुछ लोगों को ऐसे कि क्रेविंग हो रही है चॉकलेट या कुछ स्ट्रेस में है ना, तो अक्सर हमने मूवीज में भी देखा है कोई के बहुत स्ट्रेस में आ गया तो वो चॉकलेट से पहले नहीं खा रहा था कि मैं जब अवॉइड करना है, वो स्ट्रेस में वो सारी चॉकलेट मतलब ओवर ईटिंग कर देंगे चॉकलेट। कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से भूख नहीं लगती, तो मतलब ये हंगर के ऊपर भी काफी ज्यादा इफेक्ट होता है इसका। मतलब ये किसी तरह से भी अफेक्ट कर सकते हैं और इसकी बहुत सारी सिम्टम्स होती हैं, मतलब ये आपको कई तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं जो मेंटल। अच्छा, एक क्वेश्चन एक और आया है सर, एंजाइटी डिप्रेशन साइकोसिस सेम सिम्टम्स और नॉट, इसको हम डिफरेंस कैसे करते हैं? आपने तो सबकी बात करी थोड़ी थोड़ी, अब आप डिफरेंशिएशन की बात करें प्लीज। मतलब जैसे ये एंजाइटी, और आपने जैसे कहा कि एंजाइटी, फिर डिप्रेशन और साइकोसिस, ठीक है ना, मतलब ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है ना, मतलब डिप्रेशन अलग है, एंजाइटी अलग है, और साइकोसिस जो है अलग है, और इनकी अलग अलग सिम्टम्स है, ठीक है ना। अच्छा, बाज़ दफा क्या होता है कि बाज़ लोगों को एक साथ भी हो सकता है, मतलब कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन इकट्ठा भी हो सकता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मिक्स एंजाइटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ICD-10 क्लासिफिकेशन के अंदर। अच्छा। लेकिन ये कि हमको उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि इसकी अलामात क्या है, ठीक है ना, मतलब हमको दोनों की अलामात देखनी है कि जैसे एंजाइटी की अलामात क्या है और डिप्रेशन की अलामात क्या है। तो अलामात के ऊपर हम उनको, जैसे कि एंजाइटी की हमने बात की कि एंजाइटी में क्या होता है कि एक फियर है, फोबिया है, कांस्टेंट वरी है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं घबराहट हर वक्त, फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, वरीज, एक्सेसिव वरीइंग, और या फिर फियर ऑफ एनीथिंग, तो वो एंजाइटी से रिलेटेड है। और जिसके हमने सिम्टम्स बताए कि ऑलवेज फीलिंग ऑन द एज, इरिटेबिलिटी। अच्छा, एक थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि नाज़रीन देखें कि इस्लाम जो है कितना खूबसूरत मजहब है, और मैं कहता कि मायूसी जो है कुफर है, कि आप मायूस ना हो, मतलब अपने आप को स्टेट पे लेके नहीं जाए, क्योंकि ये चीजें आपकी बॉडी को कैसे इफेक्ट कर रही हैं कि आपका माइंड जो है वो आपकी फिजिकल हेल्थ या मेडिकल प्रॉब्लम्स कॉज कर रही हैं। जो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो साइकेट्री है या फिर नफ्सियात है वो बिल्कुल अलग है, और वो मतलब पाकिस्तान में तो इसको मजाक ही मल जाता है, अरे ये तो मतलब पागल है, ये तो पागलों का डॉक्टर है, इसको कहीं जॉब नहीं मिली, मतलब इस तरह की जो लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं पाकिस्तान के। तो और ये वजह मेरे ख्याल से इसके ज्यादातर ब्लेम करने के लिए मेडिकल प्रोफेशन के लोग ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे और उसको डेवलप नहीं कर रहे, तो पेशेंट कैसे करेगा उसको आइडेंटिफाई? उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि एक तो नंबर है कि साइको एजुकेशन, हम एक वर्ड यूज करते हैं साइको एजुकेशन, यानी कि साइकेट्री से मुतालिक, मेंटल हेल्थ से मुतालिक जो है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, उनको मालूमात प्रोवाइड की जाए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि वो उसको समझ सकें और उसको पहचान सकें, चाहे वो अपने अंदर हो या दूसरों के अंदर हो, जिनको वो देखें, नोट करें कि, क्योंकि साइकेट्री जो है, ये जो मेंटल हेल्थ है, ये बहुत सारी चीज़ों को आपको अफेक्ट करती है। बेसिकली ये है, ये आपके थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करती है कि मुख्तलिफ मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर जो है ये आपके थॉट प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट मेंटल डिसऑर्डर वी आर टॉकिंग अबाउट। तो थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करती है कि आपकी सोच के ऊपर किस तरह से अंदाज हो सकती है, ठीक है ना। फिर जब आपके सोच के ऊपर अंदाज हो सकती है, आपका थिंकिंग प्रोसेस अफेक्ट होता है, फिर देन इफेक्ट्स योर मूड एंड बिहेवियर, ठीक है ना। तो फिर ये आपका जो मूड होता है उसको अफेक्ट करती है, आपका बिहेवियर जो होता है उसके ऊपर अफेक्ट करती है कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं। लोग फिर रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं कि यार इसका बिहेवियर चेंज हो गया, हाँ, कि किस तरह से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो एक तो आप खुद किस तरह से एक्ट करते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में, और फिर दूसरे लोगों के साथ आप किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वो रिजल्ट है आपका। तो वो आप बाज़ दफ़ा होता है कि आप खुद नोट कर सकते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि आपको खुद से एहसास नहीं होता, आप खुद से नोट नहीं कर सकते, आपको महसूस नहीं होता है, मतलब दूसरे लोग नोट करते हैं। तो एक और क्वेश्चन ये आया कि एंजाइटी और डिप्रेशन में बहुत सारे डॉक्टर जो हमारे पेशेंट को वो सेम ट्रीट करते हैं, वो एंजाइटिक्स देते हैं और SSRI देते हैं, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें।
हाँ, मतलब जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन की बात हो रही है, जैसे आपने बताया कि एंजाइटी और डिप्रेशन को जो है मैनेज करने का मतलब दो तरीके हैं मेनली, जो ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरीके हो जाते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन को मैनेज करने का, ठीक है। एक जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, मतलब जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल थेरेपीज, ठीक है ना, कि जो साइकोलॉजिकल थेरेपीज करते हैं जिसकी एग्जांपल है सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और बहुत सारी थेरेपीज हैं। तो एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। अच्छा, इसमें मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं है? हाँ, इसमें मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं है। ये एक तरह की टॉकेटिव थेरेपी, यानी आप उससे एक्सप्लोर करते हैं कि हाँ, हुआ क्या है। और बेसिकली हाँ। तो ये टॉकिंग थेरेपी है जो कि साइकोलॉजिकल थेरेपी कहलाती है। ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। दूसरा हिस्सा जो है आपका वो है मेडिसिन, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, ठीक है ना। उसमें आप दवाइयाँ यूज करते हैं, ठीक है ना। अब उसमें बहुत सारी दवाइयाँ यूज करते हैं एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए। अब उसमें कुछ दवाएं जो है वो कॉमन है, ठीक है ना, जो कि एंजाइटी में भी यूज होती हैं और डिप्रेशन में भी यूज होती हैं, ठीक है ना, दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें कुछ दवाएं जो होती हैं हम शॉर्ट टर्म यूज करते हैं, यानी उनको हम थोड़े अरसे के लिए यूज करते हैं, और कुछ दवाएं जो है उनको लॉन्ग टर्म यूज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने पहले जिक्र किया था डायजेपाम का, तो डायजेपाम जो है वो एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है। सही है। जैसे लोराजिपाम है, डायजेपाम है, बेंजोडाइजेपिन्स वो एक ग्रुप है जिसको हम बेंजोडाइजेपिन्स कहते हैं, ठीक है ना। मोस्ट कॉमनली लोराजिपाम या डायजेपाम हम यूज करते हैं एंजाइटी के लिए, एजिटेशन के लिए। तो वो शॉर्ट टर्म है और उसको यूज करते हैं हम एज रिक्वायर्ड मेडिकेशन, यानी जब आपको फील हो कि आपको जरूरत है किसी चीज की, कि आप फौरी तौर पे कोई ऐसी मेडिकेशन हो कि जो आपको फौरन ही लें और फौरन आपको रिलैक्स कर दे, आपको calm down। मसल पे भी है, आपके इमोशंस को भी है, एंजाइटी को भी है, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली आपको रिलैक्स कर दे, ठीक है। तो जैसे कि हम डायजेपाम यूज करते हैं, लेकिन ये है कि ये शॉर्ट टर्म यूज के लिए है, क्योंकि मसला क्या होता है कि ये दवाएं जो हैं ये टॉलरेंस और डिपेंडेंसी क्रिएट कर देती हैं आपके बॉडी के अंदर, ठीक है ना। मतलब अगर आप इसको ज्यादा अरसे तक लेते रहें तो आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर आपको इसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है बाज़ दफा। इसका इफेक्ट जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी के ऊपर भी आता है मेरे ख्याल से। हाँ, लॉन्ग टर्म पे मेमोरी पे मतलब इतना ज्यादा तो नहीं है, लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रॉब्लम्स तो नहीं कॉज करते, मतलब क्योंकि आपकी डिजीज भी आपकी मेमोरी, जैसे डिप्रेशन है वो भी आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन के ऊपर अफेक्ट कर सकती है, ठीक है ना। सही है। तो लेकिन ये कि शॉर्ट टर्म होता है कि जैसे ही आपकी जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होना शुरू करती है, तो आपकी कंसंट्रेशन भी बेटर होने लग जाती है और आपकी मेमोरी भी बेहतर, क्योंकि आप कंसंट्रेशन आपकी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो आप चीज़ों को इतना रजिस्टर नहीं कर रहे होते हैं। रजिस्ट्रेशन और रिकॉल का जो मेमोरी के अंदर जो प्रोसेस है वो आपका कंसंट्रेशन भी अच्छी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स और ये सिम्टम्स भी नज़र आते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करती है तो ये ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि आपने SSRI की बात की, तो जैसे यूके में जो है SSRI जो है गाइडलाइंस अगर आप देखेंगे यूके की मैनेजमेंट के लिए एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए के मेडिसिन, तो फर्स्ट लाइन ऑफ जो ड्रग्स जो आप यूज करते हैं वो SSRI है, यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएक्टिव इनहिबिटर, जिसमें आपकी बहुत सारी मेडिकेशन है आमतौर पे जो कॉमनली यूज होती हैं, फ्लूऑक्सीटीन, सर्ट्रालीन, साइटलोप्राम, ठीक है ना। तो जैसे डॉक्टर साहब मेंशन किया तीन मेडिसिन द फार्मासिस्ट, मैं आपको बताऊं कि इन लोगों के प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा आते हैं, और डॉक्टर साहब आजकल तो बहुत ज्यादा चीजें इस तरह की हो गई कि आप प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर एज देखते हैं 16, 17, 18 इयर्स ओल्ड, और वो प्रिस्क्राइब हुए। तो मेरे ख्याल से जीपीस को ज्यादा आपके ख्याल से नहीं कि उनको फोकस करना चाहिए नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के ऊपर, रादर के 16 साल के बच्चे को आप लगा दें, क्योंकि अगर वो इस तरफ मेडिकेशन की तरफ आएंगे तो फिर वो 30 इयर्स के जब होंगे तो वो 3-3, 4 मेडिकेशन ले रहे होंगे। इसी वाले से सॉरी इंटरप्शन के क्वेश्चन आया, हाउ टू मैनेज परफॉर्मेंस एंजाइटी नॉन फार्माकोलॉजिकल स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। तो ये आप इसको थोड़ा सा रिलेट करें इससे। इसमें आपने जो बहुत अच्छी बात की है कि मैं समझता हूँ बात दफा ओवर प्रिस्क्रिप्शन भी हो जाती है, कि वो हर एक कोई प्रेस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। उसमें ये होता है कि हमको ये देखना चाहिए कि सिम्टम्स जो है, चाहे वो डिप्रेशन है या एंजाइटी है, उसकी सिवियरिटी कितनी है। जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ठीक है ना। चाहे वो एंजाइटी है या डिप्रेशन है, तो हम उनको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में। और फिर अच्छा, फिर उसका ये दूसरा देखना है कि इसका आपकी जिंदगी के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी डेली फंक्शनिंग जो है और आपकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, मतलब उसके ऊपर ओवरऑल आपकी लाइफ के ऊपर इसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जो माइल्ड एंजाइटी है या माइल्ड डिप्रेशन है
तो उसको आपको दवाइयाँ यूज नहीं करनी चाहिए। वो यही कहते हैं कि पहले आप दूसरी तरीके यूज नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज यूज करें। नॉन फार्माकोलॉजिकेशन जो जो तरीके हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल जो अप्रोचेस हैं, पहले उनको यूज करना चाहिए कि अगर माइल्ड है तो, ठीक है ना। उसमें जैसे हमारे यहाँ यूके में तो है कि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं कि जो बंदा खुद भी कर सकता है, आपको थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और चीज है मैंने नोट की, क्योंकि जाहिर है कभी कोई तबीयत खराब होती है तो मैं भी जीपी के वक्त विजिट करता हूँ, क्योंकि जीपी का हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन तो उसके लिए हम लोग खुद फार्मासिस्ट हैं, लेकिन वो नहीं ले सकते जब तक प्रिस्क्रिप्शन ना हो। तो जाके जीपी से बात करी। जो मैंने बिहेवियर देखा है जीपीस का यहाँ पर, वो ज्यादातर ये कि इन्वॉल्विंग पेशेंट इन देयर ओन क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। अब उसमें ये होता है कि पेशेंट अगर इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं 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 नहीं, आई डोंट वांट काउंसलिंग, आई वांट मेडिकेशन, तो वो क्या करते हैं, ओके यू वांट मेडिकेशन, देयर यू गो। तो उसके अंदर क्या ये तरीका सही नहीं है कि इस तरह की मेडिकेशन जो प्लेसिबो आती हो, कि अगर वो जिद पर है कि मुझे मेडिकेशन चाहिए, हो सकता है कि प्लेसिबो उसकी ट्रीटमेंट सही करे ना कि मेडिकेशन। तो थोड़ा सा प्लेसिबो मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे मालूमात है, आप यूके में यूज नहीं कर सकते कि उसको कोई और दवाई देती और बोला कि एंजाइटी की दवाई है। अच्छा मना होगी। मतलब मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरी मालूमात है, आप ऐसे ही उसको कोई और दवाई देके कि बोलें कि एंजाइटी और डिप्रेशन की, और उसको आप कुछ और दवाई देते हैं, वो जहाँ मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया ना देखा है, मेरे इल्म में तो नहीं है। लेकिन बेसिकली उसका सबसे बड़ा मेरे ख्याल में जो मकसद है ना, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि साइको एजुकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे पहले कि किसी भी चीज के बारे में उस बंदे को जो है एजुकेट किया जाए, यानी कि जो उसकी मालूमात है उसको बढ़ाया जाए, कि उसकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाया जाए, कि उस बंदे की अंडरस्टैंडिंग क्या है एंजाइटी के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, उसकी अपनी कितनी मालूमात है। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकूंगा क्योंकि टाइम भी बहुत शॉर्ट है, खत्म होने वाला टाइम हो रहा है हमारा। ये क्वेश्चन उन्होंने किया, हाउ टू मैनेज परफॉर्मेंस एंजाइटी स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। अब ये परफॉर्मेंस एंजाइटी है कि स्टूडेंट जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा और वो उसके लिए स्ट्रेस है। मेरे ख्याल से ये आपने मूवी देखी थी ना, वो इंडियन मूवी थी, कौन सी थी, तारे जमीन पर। अच्छा। अब उसमें बच्चा तो डिस्लेक्सिक होता है, तो उसकी अजब कहानी तो डिफरेंट है थोड़ी। लेकिन यहाँ पर नॉन फार्मिकल आप किस तरह से काउंसलिंग करके इसको, स्टूडेंट है वो और उसको परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है, तो आप क्या कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, मतलब उसमें लेवल भी है एंजाइटी के कि कितना लेवल है। ठीक है। मतलब अगर इतनी एंजाइटी है कि वो मैनेज ही नहीं कर पा रहा है, तो बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो कोई, जैसे उनका एग्जाम होता है या कोई इंटरव्यू के जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वो एक डायजेपाम की गोली खा ली तो वो रिलैक्स करते थे उनको। लेकिन ये कि हर सिचुएशन में नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मेडिकेशन भी आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट कर सकती है बहुत ज्यादा। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल की जैसे बात की, उसमें एंजाइटी मैनेजमेंट ब्रॉड टर्म में यूज कर रहा हूँ। उसमें जैसे बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, मतलब वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर भी आप घंटों बात कर सकते हैं। कि जैसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज आती हैं, ठीक है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स कहलाती हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स या रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, कि जिसमें बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारी अदर रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, कि उसमें आप को किस तरह से सिम्टम्स जो आ रही हैं उसको आपको अपने माइंड को और अपनी बॉडी को, आपके मसल्स को किस तरह से रिलैक्स करना है उन रिलैक्सेशन टेक्निक्स के अंदर से। अच्छा, इसके अंदर ये भी होता है कि आप थोड़ा सा अपना एटमॉस्फेयर चेंज करें, मतलब अगर आप बिल्कुल सिटी में रह रहे हैं और आपकी वही एक रूटीन है, तो अपने रूटीन से हटके थोड़ा सा फार्म हाउस चले गए, थोड़ा सा मतलब 1-2 डे स्पेंड के लिए वापस आके थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन होगी। हाँ, मतलब एक लाइफ स्टाइल की बात आ गई ना, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। हाँ, क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन में लाइफ स्टाइल का भी बहुत ताल्लुक है कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे हमने देखा है जो ऐसी जॉब्स या ऐसी स्टडीज कर रहे होते हैं, हायर स्टडीज है जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, उनके ऊपर स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज्यादा रहता है, वर्कलोड की वजह से, प्रेशर की रहता है, काम की वजह से, स्टडीज की वजह से। तो उसको आपने किस तरह से बैलेंस करना है, तो ये आपका लाइफ स्टाइल के ऊपर आ जाता है कि आपने उसको अपने लाइफ स्टाइल से कैसे मैनेज करना है। अब उसमें ये फिर ये अलग बहुत बड़ा टॉपिक है कि उसके ऊपर आप घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन मेनली तौर पर आपकी जो आ गई, आपकी डाइट आ जाती है, डाइट आ गई, एक्सरसाइजेज आ गई। जरूरी नहीं है कि आप जिम ही जाएं, बहुत सारी अदर एक्सरसाइजेज हैं, डाइट है, एक्सरसाइजेज हैं। तो अच्छा, अभी कह रहे कि अगर स्टूडेंट कोई एंजाइटी में आ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, तो आप उसकी ये सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इसको मॉडिफाई किस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आई एम ऑन साइकोलॉजिकल थेरेपी दीस डेज बट साइकियाट्रिस्ट सेज आई डोंट नीड एनी मेडिसिन एट द मोमेंट, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई प्लीज? कि उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल थेरेपी पर हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल थेरेपी कर रहे हैं, बट माय साइकियाट्रिस्ट सेज आई डोंट नीड एनी मेडिसिन एट द मोमेंट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई? हाँ, अगर आप ऑलरेडी ही कोई साइकोलॉजिकल थेरेपी कर रहे हैं, अब मतलब साइकियाट्रिस्ट ने कहा मेडिसिन यूज नहीं कर सकती। अच्छा, हाँ, मतलब जाहिर है वो डिपेंड करता है कि एक तो कौन सा डिसऑर्डर है,
कौन सी थेरेपीज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी थेरेपीज हैं। और फिर दूसरा ये कि साइकेट्री का जो मैनेजमेंट है, जैसे कि पहले बताया, दो है, मेडिसिन भी है और साइकोलॉजिकल थेरेपीज भी हैं। एक तो ये है कि आप कौन सा डिसऑर्डर है, कौन सी थेरेपी कर रहे हैं, और फिर कौन से स्टेज पर है, कौन से लेवल पर है, उसकी नेचर, डिग्री जो है, उसकी सिवियरिटी क्या है, कि वो मैनेज हो रही है या नहीं हो रही है आपकी ना। तो बाज़ जगह जो है आप कॉम्बिनेशन ले लेते हैं कि दवाइयाँ भी होती हैं साथ साथ और साथ साथ थेरेपी भी चल रही होती है। लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इतनी वर्स नहीं है और आपको ऐसे सिम्टम्स नहीं हो रहे कि जो आपको अफेक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा आपकी डेली लाइफ में और आपकी फंक्शनिंग में। इन्होंने मेंशन किया है, सॉरी, सीबीडी पर है ये। हाँ, तो सीबीडी में जो है अगर ये आपको इफेक्ट कर रही है तो अब सीबीडी भी जो है डिप्रेशन के लिए भी हो सकती है, एंजाइटी के लिए भी हो सकती है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए सीबीडी यूज़ करते हैं ना हम लोग, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो अगर आपकी सिम्टम्स इतनी सीवियर नहीं है कि आपकी डेली जो फंक्शनिंग है लाइफ की उसको इफेक्ट नहीं कर रही हैं और आपको दवा की ज़रूरत हो, तो ये जो है ये एक एक्सपर्ट ओपिनियन है कि यानी जो आपको देख रहा है वो बेहतर एक डिसीजन बना सकता है। क्योंकि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी को देख रहा हूँ तो मैं उस पर ज़्यादा बेहतर अपनी राय दे सकता हूँ कि भाई ये मेरा मरीज़ है, इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसकी पूरी हिस्ट्री को जानता हूँ, मैंने इसको देखा है कि इसकी फंक्शनिंग लेवल क्या है, इसका इंटरपर्सनल जो इंटरेक्शन है उसका लेवल क्या है। तो इसकी सिम्टम्स इतनी सीवियर हैं कि मैं इसको कोई दवाई दूं रोज़ाना के डेली बेसिस के ऊपर या नहीं, अगर ज़रूरत मैं नहीं समझता, तो ये एक पर्सनल और प्रोफेशनल डिसीजन है। एंड दिस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि ये सब पे अप्लाई कर दें आप, कि सबको ही दवाई ना दें और सबको बोलें कि नहीं तुम सब करोगे। इट इज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग अपॉन हर बंदा एक इंडिविजुअल केस बिल्कुल है, हर बंदे की प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, हर बंदे की जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और जो बैकग्राउंड उनके सिम्टम्स जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो डिफरेंट है। तो आप जनरली जनरलाइज नहीं कर सकते, स्पेसिफिक आपको पूरी मेडिकल प्रीवियस हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। और फिर उसकी कॉज क्या है, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है ना, मतलब उसकी जाहिर है जब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसकी बहुत सारी कॉजेज हैं, वजूहात हैं। तो आपको वजूहात भी देखनी पड़ती है कि इस बंदे को क्यों हुई है, कि ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इस वक्त हो रही हैं, इसकी वजह क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों हो रही हैं, ठीक है ना, और किस एज में है, किस स्टेज पर है। तो ये प्रोफेशनल डिसीजन होता है फॉर दैट इंडिविजुअल। तो इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एवरीवन। तो अगर उनका जो डॉक्टर है वो उनको ज़ाहिर बेहतर समझता है क्योंकि वो उनको देख रहा होगा, तो वो बेटर एडवाइस कर सकता है कि सब ये लाइव वीडियोस एंडेड। लाइव वीडियो एंड हो गई, यहाँ से फंक्शन बंद हो गया। उसको देखो, बंद हो गया। मेरे ख्याल से बंद हो गया। ये डॉक्टर साहब ये आवाज़ तो मेरे ख्याल से चल रहा है, लाइव लिखा हुआ आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं, आई थिंक वी आर लाइव ऑलरेडी। डॉक्टर साहब वी आर स्टिल लाइव, दैट्स फाइन। ठीक है, कंटिन्यू करें। मुझे लग रहा है ये मेरे लैपटॉप पे जो है ना बंद हो गया क्योंकि स्ट्रीमिंग डबल चल रही है, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप बात कर रहे थे, कंटिन्यू करें। हाँ, तो वही है कि जैसे हम कह रहे थे ना कि ये इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और इंडिविजुअल केस होता है हर इंसान का, कि भाई, और उसका जो थेरेपिस्ट है, जो डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट है, वो जो है कि ही इज इन द बेटर पोजीशन टू मेक अ जजमेंट और अ डिसीजन कि इस बंदे को खाली मेडिसिन चलानी है या इसको खाली थेरेपी इसके लिए काफ़ी है, या एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोनों चीज़ों का कि मेडिसिन भी और थेरेपी भी हो। तो ये पर्सन टू पर्सन है और ये पर्सनल जजमेंट होता है, प्रोफेशनल जजमेंट होता है, और इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए हर एक के ऊपर। और फिर उसका प्रोग्रेस देखते हैं कि आप इसका इफेक्ट कैसे हो रहा है, इसकी प्रोग्रेस कैसे हो रही है, ठीक है ना, कि वो बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका इफेक्टिवनेस कितना है। और अगर ये इफेक्टिव है तो फिर उसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर के जैसे कि हमको पता है कि भाई जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों के भी अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, और फिर उनका इंटरेक्शन भी होता है दूसरी मेडिकेशन के साथ भी। तो जैसे कि
हमने बताया कि मतलब एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक एक टॉपिक को भी हम लें तो वो कई कई घंटों तक आप उस पर बात कर सकते हैं कि जैसे किसी ने हमने जैसे अभी एंजाइटी पे थोड़ी बात की, डिप्रेशन पे भी बात की, उनकी थेरेपीज की पे भी बात की। जी कोई तो सवाल? हाँ, ये सवाल जो है असल में थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी, हम्म, तो इस वजह से मैं समझा ये लाइव सेशन बंद हो गया। अभी कुछ कमेंट्स आए हैं। अच्छा ये हो गया। गुड टू हियर फ्रॉम फैमिली, ट्राई टू पोस्ट मोर प्लीज, थैंक यू। ठीक है, काम कर रहा है, सही है, थैंक यू, थैंक्स फॉर पोस्टिंग। अच्छा, थोड़ी सी मैं फार्मेसी के हवाले से बात कर ले तो एज अ फार्मासिस्ट हम लोग प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं कि जो जाहिर है हमारे पास इस तरह के आते हैं कि जो साइकोटिक मेडिकेशन होती हैं उनके इफेक्ट्स जो है वो बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा है। जैसे कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो वेट गेन कॉज करती हैं एंड अल्टीमेटली टू डायबिटीज। तो जो लोग बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइकोसिस के लिए आप ओलैंजापिन देते हैं, और मूड डिसऑर्डर्स के लिए भी देते हैं ओलैंजापिन, मूड डिसऑर्डर ज़ैप्रेक्सा जैसे। तो अब ज़ैप्रेक्सा का वेरी प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट क्या है? वेट गेन। तो ये बहुत सारे लोगों में लॉन्ग टर्म ओलैंजापिन लॉन्ग टर्म जो है वो डायबिटीज कॉज कर सकती है। इसी तरह बहुत सारी मेडिकेशन ऐसी हैं, जैसे वेनलाफैक्सिन हो गई, सिटालोप्राम हो गई, ये क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन कॉज करती है। अब जो लोग इन दवाइयों के ऊपर ऑलरेडी हैं उसको फिर आप वो दवाई दे रहे हैं, जैसे रेनोलाजीन है एंजाइना के लिए दे रहे हैं, या फिर आप क्लेरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ये सारे क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन कॉज करते हैं। तो एज अ फार्मासिस्ट हमारी जॉब ये है कि गाइडेंस और रिसर्च एविडेंस ये कहते हैं कि हम लोग दो या दो से ज्यादा दवाइयां जो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन कॉज करती है वो नहीं दे सकते। एज अ फार्मासिस्ट हमारी जॉब है मेक श्योर करना कि वो दवाइयां हम ना दें और देखें कौन सी दवाइयों की ये साइड इफेक्ट्स हैं जो हम लेके जो पेशेंट ये ले रहे हैं या उनको रिसेंटली प्रिस्क्राइब हुई है, तो फिर उनको चेकअप वगैरह करना जरूरी है और रेफर करना प्रिस्क्राइबर को कि भाई देखें ये कॉज कर रही है, फार्मेसी में आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, जो ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं दे सकते, बल्कि मेजोरिटी आप कह लें नहीं दे सकते क्योंकि वो दे आर नॉट ट्रायल एंड टेस्टेड। नोबडी वांट टू वॉलंटियर देयर प्रेगनेंसी फॉर रिसर्च पर्पसेस एनीवे। तो इस वजह से ये भी एक फैक्टर है। तो हम लोग इसके अलावा एक और चीज ये कि साइटोक्रोम P450 की इनहिबिटर्स कौन सी हैं। अब वो दवाइयां जो इनहिबिटर्स के साथ लेके ली जा रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी रिसेंटली प्रिस्क्रिप्शन इंटरवीन किया, तो उसके अंदर 3 दवाई थी, मैं अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह पोस्ट करूंगा। तो डॉक्टर साहब उसके अंदर पेशेंट रेगुलरली रेनोलाजीन ले रहा है, उसके बाद ले रहे हैं सिटालोप्राम, सही है, और उसके बाद इसोमेप्राजोल। अब मैंने पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री चेक की है तो सिटालोप्राम के अलावा कोई मेंटल हेल्थ की दवाई नहीं है 20 मिलीग्राम। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग एंजाइटी के लिए ले रहे हैं और ये फर्स्ट लाइन है, मतलब फ्लूऑक्सीडिन, सर्टिलिन, सिटालोप्राम ये फर्स्ट लाइन है, एसएसआरआई। तो ये रहे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने पीपीआई चेक किया तो इसोमेप्राजोल के अलावा कोई और पीपीआई नहीं था उनके रिकॉर्ड में। अब मुझे पेशेंट से बात की कि इन्होंने क्या लेंजोप्राजोल ट्राई किया, नहीं किया। फिर रेनोलाजीन जो है वो हॉस्पिटल से प्रिस्क्राइब हुआ था एंजाइना के लिए। अब जो यूजुअली होता क्या है कि ये इसोमेप्राजोल है या सिटालोप्राम ये जीपी प्रिस्क्राइब करते हैं। रेनोलाजीन जो है ना थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, वो कार्डियोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, हॉस्पिटल प्रिस्क्राइब होता है। तब 3 चीजें जब मैंने देखी तो पता ये चला इसोमेप्राजोल जो है वो सिटालोप्राम की जो क्लियरेंस है उसको रिड्यूस कर रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सिटालोप्राम की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ रही है। अब सिटालोप्राम और रेनोलाजीन दोनों जो है क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन कॉज करते हैं। अब ये दोनों नहीं दिए सकते साथ, फिर सिटालोप्राम की कॉन्सेंट्रेशन 20 मिलीग्राम है, क्लियरेंस रिड्यूस हो गई तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। अब हमें बेसिकली 3 इंटरेक्शन, नंबर 1 सिटालोप्राम का रेनोलाजीन इंटरेक्शन है, दूसरा इंटरेक्शन ये कि इसोमेप्राजोल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है जिसकी वजह से क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन और ज्यादा खतरनाक हो रहा है। एज ए फार्मासिस्ट हमारी क्या जॉब होगी इसके अंदर? अब जाहिर है रेनोलाजीन की सजेशन ये सब जीपीयू क्योंकि वो हॉस्पिटल की तरफ प्रिस्क्राइब हुआ है। सिटालोप्राम को हम चेंज करने के लिए बात कर सकते हैं, इसोमेप्राजोल को हम चेंज करें पीपीआई को लेंजोप्राजोल, तो लेंजोप्राजोल सिटालोप्राम इंटरेक्शन नहीं कॉज करता, एविडेंस अभी उसका नहीं है। ओमेप्राजोल की भी सेम सिचुएशन लाइक इसोमेप्राजोल, दोनों जैसे सिटालोप्राम के साथ इंटरेक्शन कॉज करते हैं और उसकी जो एक्सक्रीशन है उसको रिड्यूस करते हैं। तो अब जाहिर है 2 यहाँ पर पॉइंट है कि या तो हम सजेस्ट करें, क्योंकि एज अ फार्मासिस्ट माय जॉब इज नॉट ओनली टू इंटरवीन कि मैं बताऊं भाई देयर इज एन इंटरेक्शन। एज ए प्रिस्क्राइबर आप बोलेंगे भाई ठीक है, वेल डन अब्दुल रहमान, तुमने इंटरेक्शन ढूंढ लिया, अब मैं क्या दूं? लो, अब मैं बोलूंगा लो भाई। तो एज अ फार्मासिस्ट जी मुझे उसका ऑल्टरनेटिव भी सजेस्ट करना है कि क्या सेफ है जी। तो अब वो कांटेक्ट करने से पहले हमें ये सारी चीजें करनी है। अब मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने इसको चेंज किया, इसमें को लेंजोप्राजोल ठीक है, ये सही है, इंटरेक्शन कॉज नहीं कर रहा, लेकिन क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन सिटालोप्राम और रेनोलाजीन दोनों कॉज कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या करें, क्या चेंज करें? फिर मैंने कहा एक काम करता हूँ, सिटालोप्राम सर्टिलिन जो है इंटरचेंजेबल यूज हो सकते हैं। मैंने कहा एक काम करता हूँ, सिटालोप्राम को चेंज करके सर्टिलिन यूज लगा देते हैं। अब मैंने क्या किया, इसोमेप्राजोल वैसे ही रहने दिया,
सर्ट्रेलिन चेंज किया सिटानोप्राम और रेनोलजीन, देयर इज नो इंटरेक्शन। क्यों? सर्ट्रेलिन क्यूटी इंटरप्रोगेशन कॉज नहीं करता है, सर्टेन इसोमेप्रोल से इंटरेक्ट नहीं करता है, और तीनों ड्रग इंडिविजुअली बेटर कॉम्बिनेशन में। तो मैंने प्रिस्क्राइबर को फोन किया और कहा ये किया जाए, हैप्पी डेज। तो फार्मासिस्ट हमारी ये जॉब है, अब मेंटल हेल्थ की दवाइयां हैं और बहुत सारे इदारे हमारे मेंटल हेल्थ के फार्मासिस्ट हैं, वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। मेरे पास फैमिली ग्रुप के अंदर हमारी कॉलीग्स हैं जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस कर रहे हैं। फार्मेसी प्रैक्टिस जाहिर एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, तो यहाँ पर तो काफी ज्यादा आई वुड से हाईली रिगार्डेड एंड वेल पेड, रिकॉग्नाइज्ड भी है। और ये सारी चीजें जाहिर पाकिस्तान के अंदर कोई मतलब मेंटल हेल्थ उस तरह से देखा नहीं जाता। तो ये है। अभी अगला सवाल लेते हैं डॉक्टर साहब, उसके बाद फिर हम फिनिश करेंगे क्योंकि नियरली एन आवर हो रहा है। और थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम दिया माशाल्लाह। तो हाँ, तो यहाँ है, चलिए फिर अपनी बात खत्म करें। अभी इस वक्त कोई फिलहाल क्वेश्चन नहीं है, तो मैं उसी बात को दोबारा करूंगा जो इन्होंने अभी एक और बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं जैसे बहुत सी मेडिकेशन के जो साइकोट्रॉपिक्स हैं, जैसे इन्होंने ओलांज़ेपिन का जिक्र किया कि वेट गेन हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ के लिए हम जो भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जहाँ आप उसकी मेंटल हेल्थ की हिस्ट्री लेते हैं और उसकी असेसमेंट करते हैं, वहीं पर उसकी आपको फिजिकल हेल्थ की भी जो होती है मेडिकल हिस्ट्री लेनी पड़ती है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब जैसे पेशेंट जो है उसको डायबिटीज़ तो नहीं है, उसको हाइपरटेंशन या हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसी तरह उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी आपको लेनी पड़ती है। उससे ये होता है कि बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं वो उस कंडीशन में शायद साइड इफ़ेक्ट्स उनके ज़्यादा हों, जैसे वेट गेन है या ग्लूकोज इंटॉलरेंस कर दें, जैसे कि ओलांज़ेपिन जो है वेट गेन करेगी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कर देती है। तो फिर आपको देखना होता है कि भाई अगर इस पेशेंट में ये सूटेबल है या नहीं है। ओबेस पेशेंट आ रहा है, हाँ। पहले ही प्रेजेंट करा हुआ, तो अगर कोई पहले ही डायबिटिक है और ओबेसिटी के साथ आ रहा है और ओवरवेट आ रहा है और उसको आपने ऊपर से ओलांज़ेपिन भी प्रिस्क्राइब कर दी, तो उसका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो हो सकता है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से जो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम और फर्दर वेट गेन और जो ग्लूकोज इंटॉलरेंस की वजह से जो उसकी डायबिटीज वर्स हो जाएगी, तो वो जो प्रॉब्लम पैदा होंगे लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो वो किस तरह से आप डील करेंगे ना। तो फिर उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि व्हाट इज द सूटेबल मेडिकेशन इन दिस पेशेंट के, कौन सी जो दवाई है इसमें बजाय ओलांज़ेपिन प्रिस्क्राइब कराने के मैं इसको अगर एरिपिप्राज़ोल दे दूं जो कि वेट गेन भी नहीं करती, ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी नहीं है, डायबिटीज के ऊपर भी इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है ना। तो लेकिन ये कि प्रेगनेंसी में भी नहीं जा सकती, ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं जा सकती, दोनों। तो इसी तरह अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी के साथ आ रहा है, ठीक है ना, तो प्रेगनेंसी में कौन सी साइकोट्रॉपिक्स यूज करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मूड डिसऑर्डर्स के लिए बहुत सारे जो मूड स्टेबलाइजर हैं कि जैसे हमारे पास जो सोडियम वैल्पोरेट है, डेपाकोड वगैरह, ठीक है ना, लेमोट्रिजिन, बहुत सारे वो यूज नहीं कर सकते, हम यूज नहीं कर सकते बहुत सारी मेडिकेशन, क्योंकि उनके जो बच्चा जो अंदर डेवलप हो रहा है फीटल के ऊपर बहुत सारे डेवलपमेंटल, उसको तो प्रेगनेंसी प्रिवेंशन प्रोग्राम पे डाला हुआ है ना इसको, तो हाँ। ये तो आपको पूरी किट मिलती है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर कोई बिल्कुल फिट बंदा है कि जिसको कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी नहीं है, ठीक है ना, कि ना उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, ना डायबिटीज है, ना वेट गेन है, सब कुछ ठीक है, तो फिर आप उसका एक बेस लाइन ले लेते हैं कि उसके तमाम बेस लाइन मेडिकल ब्लड टेस्ट करेंगे, ईसीजी करेंगे, तो आपके पास बेस लाइन आ गया कि हमने साइकोट्रॉपिक्स स्टार्ट करवाने से पहले इसका बेस लाइन रीडिंग्स ये थी, इसका शुगर, ब्लड लेवल्स, वेट और ब्लड प्रेशर और ईसीजी ये था। फिर आप उसको स्टार्ट कराते हैं और उसको फिर उसको रेगुलरली मॉनिटर भी करना पड़ता है, ठीक है ना, 3 मंथली, 6 मंथली या ईयरली आपको उसका वेट भी चेक करना पड़ता रहता है, ब्लड प्रेशर, पल्स, उसके जो है लिपिड प्रोफाइल, ग्लूकोज लेवल, यूरियन इलेक्ट्रोलाइट्स, किडनी फंक्शनिंग, तो ये सब आपको उसका रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता रहता है, ताकि आप देखते हैं कि दवाइयों की वजह से जो है उसके किसी सिस्टम के ऊपर, उसकी जो फिजिकल हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा, ताकि उसको आप अर्ली डिटेक्ट कर सकें। अगर आप मॉनिटर नहीं करेंगे, दवाई देके छोड़ दिया और मॉनिटर ही नहीं हो रहा है, तो अंदर ही अंदर चीज डेवलप होती रहेगी, जैसे किडनी पे इफेक्ट कर रही है या किसी भी और सिस्टम के ऊपर इफेक्ट कर रही है, तो वो एकदम सीवियर चीजों के साथ, सीवियर साइड इफेक्ट्स के साथ, सीवियर प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट करेगा। अच्छा डॉक्टर, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। फ्लोक्सिटिन जो है वो आप जब कंसीडर करते हैं प्रिस्क्राइब करने में, तो क्या ये वेट लॉस करती है फ्लोक्सिटिन? मेरी नॉलेज क्या फ्लोक्सिटिन जो है वो वेट लॉस के लिए तो यूज नहीं की जा सकती है, मतलब इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर वेट लॉस। नहीं, वेट लॉस के लिए नहीं जी। जब आप प्रिस्क्राइब करते हैं तो क्या इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं वेट के ऊपर? क्या ये लॉस करती है, गेन करती है फ्लोक्सिटिन? वेट लॉस तो नहीं होता है, वेट लॉस नहीं होता है, और मेरे ख्याल में वेट गेन के ऊपर भी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं, मतलब ये वेट के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं करती, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है। ठीक है, सही है। अपना फिर हम लोग इसको फिनिश करते हैं इसी बात के ऊपर। माशाल्लाह डॉक्टर साहब
बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया फैमिली के हमारे व्यूअर्स को और हमें फार्मासिस्ट कम्युनिटी को कि थोड़ी सी आप अंडरस्टैंडिंग दें। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी डॉक्टर साहब और सेशन करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको तकलीफ दूंगा डॉक्टर साहब, तो मतलब स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इस वक्त तो ऐसा था कि हैप्पhazard था और मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है कर लेंगे इंशाल्लाह। आज अवेलेबिलिटी थी तो मैं आ गया तो पहले से अनाउंस नहीं कर सके, तो पहले से अनाउंस करते तो शायद हमारे पास ज़्यादा व्यूवर्स होते। लेकिन ये कि माशाल्लाह अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा और काफ़ी दिनों से मैं कोई सेशन नहीं कर सका, उसके लिए माजरत आप लोगों से फैमिली कमिटमेंट की वजह से। तो अब इंशाल्लाह दोबारा जो है वो विल गो विद द फ्लो। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे और आप लोगों ने जो है ना चीज़ों को आगे शेयर किया, लाइक किया और हमें सुनते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब वंस अगेन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बंद हो गया।